Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Rhythm Commerce Academy. In this class, today we are going to start class 11th Accountancy, chapter 2 Basic Accounting Terms. If we are talking about the importance of this chapter, so it is very important to understand the accounts. Without this, you are not able to solve the numericals. Okay? यदि ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो अकाउंट्स के सम सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. So let's begin with the chapter 2, that is basic accounting terms, class 11th accountancy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी कैपिटल. हम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी विल डिस्कस बिजनेस ट्रांजेक्शन एसेट्रा. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट suppose whatever the owner invested in business, that is called what? Capital. मतलब कि investment made by owner is called what? Capital. अब कैपिटल क्या हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है? कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, असेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है. असेट्स मतलब जैसे सपोज आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड मैंने क्या करा, मशीन भी खरीद के बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो 50,000 की मशीन है. इन दिस वे मेरा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,50,000. So this is called what? Capital. मतलब investment made by owner in the business is called capital. It may be in the form of cash or assets. ठीक है. अब यदि हम बात करें कि कैपिटल बढ़ती कैसे, कम कैसे होती है, सी कैपिटल इंक्रीज कब होगी? जब आप एडिशनल कैपिटल लगाओगे एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट भी क्या होगा? ऑनर को मिलेगा. और बिजनेस में ऑनर के नाम का सिर्फ क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है. तो प्रॉफिट यदि होगा तो दैट इज ऑल्सो एडेड टू द कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑनर. एंड डिक्रीज कैसे होगी? दिस इज अ सिंबल ऑफ डिक्रीज. डिक्रीज कैसे होगी? यदि कैपिटल क्या कर ले, विड्रॉ कर लो, मतलब ड्रॉइंग्स, या फिर क्या हो जाए? लॉस हो जाए. तो इन दैट सिचुएशन कैपिटल विल रिड्यूस. वन मोर थिंग, capital is the internal liability. Capital is internal liability. कैपिटल जो होती है बिजनेस के लिए क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी होती है. वाइड इज इंटरनल. सपोज जैसे मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो मैंने जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, नाउ दैट इज बिलोंग्स टू द बिजनेस. बिजनेस को बिलोंग कर रहा है अब. बट बिजनेस की क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई टुवर्ड्स ऑनर. तो दैट्स वाई टुवर्ड्स ऑनर. टुवर्ड्स ऑनर मतलब अपना ही हुआ. अपना हुआ तो क्या हो गया? इंटरनल लाइबिलिटी. सपोज मैं बैंक से लोन लेके क्या करती? बिजनेस में इन्वेस्ट करती, तो वो लाइबिलिटी तो होती है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब दायित्व होता है, मतलब आपके बिजनेस की जिम्मेदारी है कि दिस हैज टू बी पे बैक. ठीक है. तो वंस ऑनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट इज द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट है. ठीक है. So because of this, this is called what? Internal liability. This may be asked in MCQ. Capital is internal liability. Now go through the detail of the capital which is given in your book. Capital is a claim of the owner or proprietor in the business. मतलब capital क्या है? Claim of owner है. Owner का claim है. और द प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर मतलब ऑनर ही होता है इन द बिजनेस. कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर्स इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. In case of companies, contributors of the capital are many and they are known as what? Shareholder. मतलब that is known as share capital. कंपनी के फॉर्म में क्या बोलेंगे? कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलेंगे इन शॉर्ट.
कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म. कैपिटल क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया. इट इज व्हाट, liability of the firm towards the proprietor or the partners. It is so because under the business entity concept, this is also the question of MCQ. Business is separate and distinct entity from its owner. Business क्या होता है, distinct entity होता है, separate from its owner. Transactions are recorded in the books of accounts from the point of view of business. Business में जो भी transactions record करोगे वो business के point of view से record करोगे, ना कि owner के point of view से record करोगे. It shows owner's claim on the assets of the business. Capital is also known as owner's equity. Capital का another name क्या है बेटा, owner's equity. Synonym याद रखना. This is also known as what, ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ. नेट वर्थ मतलब क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट वर्थ. नेट वर्थ का फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेट वर्थ. अनदर क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू. कैपिटल इज आल्सो नोन एज, योर आंसर विल बी ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ. ठीक है. कैपिटल इंक्रीजेस बाय नेट प्रॉफिट. एज वी डिस्कस कि कैपिटल इंक्रीज कैसे होगी, बाय द नेट प्रॉफिट एंड द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. एंड डिक्रीज कब होगी, बाय नेट लॉसेस इनकर्ड एंड द अमाउंट विथड्रॉन. या तो अमाउंट विथड्रॉ कर लो या लॉस हो जाए तो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल यदि कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू assets minus outside liabilities. This is also known as net worth or owner's equity. Now come to the next terminology, that is drawings. अब drawings क्या होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, यदि आपने whatever you invested in the business, that is the capital. But if you withdraw cash या goods from the business for personal use, what is important, personal use. खुद के यूज के लिए क्या करा आपने, कैश विथड्रॉ किया है या गुड्स विथड्रॉ किया है, मतलब वॉट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग. सपोज मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करा है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, ड्राइंग्स. अब ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है. ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है. withdraw of cash or goods for personal use. Most important word is what, for personal use. पर्सनल यूज के लिए आप क्या कर रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्राइंग्स. अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी, जर्नल एंट्री में भी आ सकता है. यदि आपने गुड्स विथड्रॉ किया है, गुड्स मतलब जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड गुड्स. ठीक है. जो भी आप गुड्स विथड्रॉ कर रहे हो वो पर्सनल यूज, उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, तो यू विल फेस टू वैल्यू. एक होगी कॉस्ट और एक होगी सेलिंग प्राइस. तो आप कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे ड्राइंग को, कॉस्ट वैल्यू पे, नॉट एट द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना है, कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. अब बिकॉज ऑफ ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है, इट डिक्रीजेस कैपिटल एंड डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट. डेबिट कहाँ करते हैं बेटा, इसको ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करते हैं. ठीक है. और बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसको कैपिटल में से रिड्यूस करोगे. दिस इज समवॉट द समरी ऑफ व्हाट, ड्राइंग्स, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक बार पढ़ के समझ के लिख सकते हो. ठीक है. नाउ गो थ्रू द डिटेल, देखते हैं क्या लिखा है. ड्राइंग इज द अमाउंट गुड्स और असेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. मतलब अमाउंट का भी विथड्रॉ हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है, असेट्स का भी हो सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, पर्सनल यूज. It is the amount withdrawn or goods taken by the proprietors or the partners for personal use. Goods so taken by the proprietor or the partner are valued at their purchase cost. As I told you, drawing is recorded at which value? यदि goods withdraw कर रहे हो तो it is recorded at cost value.
ड्रॉइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट या कैपिटल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू द ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग को कहाँ डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट यदि बनाओगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि बैलेंस शीट क्या होता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर्स और द पार्टनर एज द केस में बी, ठीक है। तो दिस इज ड्रॉइंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अनदर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज बेटा अकाउंट्स जो हमारे बेस्ड होते हैं वो मेनली 5 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है असेट्स अकाउंट, एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है कैपिटल, एक एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। यदि इनकी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ another important terminology is what liabilities। अब liabilities क्या होता है, जैसे अभी बात की कि liabilities is what, जिम्मेदारी, दायित्व, ठीक है। तो बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज आर द क्लेम, पहले ये बात करते हैं। लाइबिलिटीज मतलब, लाइबिलिटीज इज द अमाउंट ओड, ओड मतलब देना बाकी है। ओड का मतलब क्या समझोगे बेटा, देना बाकी, पेबल। ओड याद नहीं रहता है तो यू शुड रिमेम्बर पेबल, पेबल मतलब पे करना बाकी है, और जो चीज करना बाकी है वो तो दायित्व है ना, वो लाइबिलिटी है ना, ठीक है। तो whatever is the amount owed या payable by the entity or enterprises is called what, liability। अब यदि हम बात करें liability की, तो liability को कैसे डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। One is the internal and another is external। अभी इंटरनल लाइबिलिटी बताई थी बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, दैट इज टुवर्ड्स ऑनर, ऑनर के प्रति जो आपकी लाइबिलिटी है वो इंटरनल लाइबिलिटी, और वो क्या है एक्चुअल में कैपिटल, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, आउटसाइडर यदि आपने क्या करा, बैंक से लोन लिया है, भाई से लोन लिया है, वाइफ से लोन लिया है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन दैट लाइबिलिटी कम्स अंडर व्हाट, विच कैटेगरी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। भले ही भाई आपका है लेकिन बिजनेस उसको नहीं जानता है, राइट। बिजनेस के लिए वो आउटसाइडर है, वाइफ आपकी है बट बिजनेस के लिए आउटसाइडर है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर विच कैटेगरी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब क्या करा, डिवाइड किया लाइबिलिटीज को 2 पार्ट्स पे, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ अगेन liability is divided in again 2 parts on the basis of tenure। tenure मतलब कितने समय के लिए आपने उधार लिया है, राइट। तो उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, अगेन लाइबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज नॉन करंट एंड करंट। बोलते हैं ना करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मतलब आजकल क्या चल रहा है, अभी की बात कर रहे हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स। नॉन करंट, यदि पहले हम बात करें लाइबिलिटी की, तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, तो विच इज पेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद पे करना है। मतलब अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो होता है वो 12 महीने होता है, 12 मंथ्स होता है, ठीक है। यदि कोई भी लाइबिलिटी आपको 12 मंथ्स के बाद पे करना है, in that situation that liability is called non current liability। clear। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या हो गई, पेबल, पेबल आफ्टर 12 months from the date of balance sheet, ठीक है। पेबल आफ्टर 12 months, वी कैन से दिस इज द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो जो 12 महीने के बाद पे करना है वो कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपसे लोन लिया 10 लाख का, ठीक है, बट आई विल पे इट बैक आफ्टर 3 years, तो दिस लाइबिलिटी कम्स अंडर विच कैटेगरी, इन विच कैटेगरी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट आप खुद डिफाइन कर सकते हो, विच इज पेबल, पेबल within 12 months, जो आप क्या करने वाले हो, 12 महीने के अंदर पे करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, करंट लाइबिलिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, शॉर्ट टर्म
short term liability and long term liability. ठीक है, now go through the detail of book. Liabilities are the claim of amount against the entity or enterprise. मतलब this is the claim against business. business के against में claim है. Liabilities is the amount owed, remember this word beta, owed or payable by the entity or enterprises to the outsider or the proprietor. दोनों को include किया बेटा, देखो outsider और the proprietor, क्योंकि business की जो liability है वो दोनों की प्रति है, right? business के मतलब outsider के लिए भी है और owner के लिए भी है, ठीक है. So internal liability is the liability towards owners or the proprietors term as a capital. It is the claim of the owners or the proprietors on the assets of the enterprise. मतलब ओनर को भी अधिकार है कि वो अपना पैसा वसूल करे बिजनेस से इन केस ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. इंटरनल लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स आर द प्रोप्राइटर्स. ये तो हमने डिस्कस कर लिया. इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है? टुवर्ड्स ओनर्स और प्रोप्राइटर. दैट इज नोन एज व्हाट? इंटरनल लाइबिलिटी. और वो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है एक्चुअल में, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दैट इज कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर. एक्सटर्नल लाइबिलिटी. External liabilities are the liabilities which arises from the credit transaction or loan taken. Credit transaction मतलब उधार होता है बेटा. तो कोई भी आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है या लोन लिया है तो उससे अराइज होगी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एक्सेट्रा. All this terminology we will discuss later on. Then we will understand it in detail. ठीक है, ये सब लाइबिलिटीज की एग्जाम्पल्स हैं. External liabilities are the liabilities towards outsiders. Of course, outsiders के लिए तो वो external है, ठीक है. External liabilities further classified into. अब external liability को भी क्या करा है? दो पार्ट में डिवाइड किया. That is non-current liability, as we discussed, payable beyond 12 months, also known as what? Long-term liability. The non-current liability is also termed as long-term liability. Is that liability which is payable after the period of 12 months. 12 महीने के बाद पे करना है. From the end of the accounting period, that is the date of balance sheet. Non-current or long-term liability is a liability payable after 12 months from the date of balance sheet. Repeated. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, आपने क्या करा है? बैंक से लोन लिया ऑन 1 अक्टूबर 2025. द लोन इज पेबल इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट. 5 इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे, जो कि कब स्टार्ट होना है? 1 अप्रैल 2028. मतलब ऑलरेडी 2.5 साल बाद स्टार्ट होना है. तो 2.5 ईयर्स बाद तो आप पे करना शुरू करोगे. तो ऑफ कोर्स इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? नॉन करंट लाइबिलिटी. नाउ लुक एट द करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? इज अ लाइबिलिटी विच इज पेबल within 12 months from the end of the accounting period, that is the date of balance sheet. Current or the short term liability is a liability payable within 12 months from the date of balance sheet. Examples देख लो. Loan from bank on 1st September 2025 and is payable on 31st August 2026. एक साल के अंदर पे करना है. कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. It is a current liability since it is payable within 12 months. क्योंकि ये कब पे करना है? 12 months के अंदर अंदर पे करना. That's why it is called what? Current liability. So that's all about the current liability. Liability. Now the next terminology is assets. Another important terminology. Assets क्या होता है? Assets आप समझते हो संपत्ति है ना. ऑफ कोर्स संपत्ति ये हमारी असेट्स है. ये है हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है और कार है, घर है, सब कुछ. मतलब इस तरह जो भी आप बोलते हो वो क्या है? असेट्स है. बैंक बैलेंस है, कैश है, सब कुछ. ऑल दिस कम्स अंडर विच कैटेगरी? असेट्स. असेट्स मतलब संपत्ति. देखो लाइबिलिटी के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? ओड. बट ये लाइबिलिटी के लिए था, देना बाकी है. असेट्स क्या होता है? असेट्स के लिए कैसी फीलिंग आती है? ओन. ओन मतलब मेरा, राइट? ये मेरा है. मेरा मतलब असेट्स, राइट? ठीक है. तो ओन या प्रॉपर्टी वी कैन से. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड व्हाट? असेट्स. अब बेसिकली असेट्स का रोल बिजनेस में क्या होता है? क्यों बिजनेस में असेट्स की जरूरत होती है?
तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड याद रखो, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब वो असेट्स जिससे आपको क्या मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कमाने में हेल्प मिल रही है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, असेट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट इज द क्लू वर्ड टू नो व्हाट असेट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट, इसको आपकी बुक में जहां भी दिखे उसको हाईलाइट कर ले, ठीक है? तो मतलब जिससे भी फायदा हो वो आपके क्या है, असेट्स है, ठीक है? अब असेट्स को यदि हम कैटेगराइज करें, तो अगेन असेट्स को कैटेगराइज करें तो फिर क्या होता है, थ्री टाइप्स की असेट्स होती है। कौन कौन सी? करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। फिर फिक्स नॉन नॉन करंट असेट्स को भी क्या करा है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है? वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, जिसे भी नॉन करंट लाइबिलिटी पढ़ा था, मतलब जो कि पेबल आफ्टर 12 मंथ्स होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो वैसे नॉन करंट असेट्स कौन सी होती है, जिसका बेनिफिट, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, बेनिफिट, बेनिफिट लंबे समय तक मिले, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन करंट असेट्स। और बिजनेस में क्यों रखी जाती है, विच इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, ठीक है? विच इज परचेस्ड, परचेज तो किया है, which is purchased but not for resale। most important ये वर्ड है, आपने खरीदा तो है बट रीसेल के लिए नहीं खरीदा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन करंट। और नॉन करंट क्यों बोल रहे हैं, जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिले। जैसे जस्ट थिंक अबाउट योर स्कूल, स्कूल के नॉन करंट असेट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जस्ट थिंक अबाउट द फर्नीचर। फर्नीचर क्या स्कूल ने बेचने के लिए खरीदा है? नहीं खरीदा है। तो फिर फर्नीचर कौन सी असेट से, नॉन करंट असेट से, बिकॉज दिस इज नॉट मीन फॉर रीसेल, बट इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, से 5 years 10 years, ठीक है, एंड सो ऑन। और सपोज बिल्डिंग ऑफ a school, buses of a school, right? Panel, LED panel of a school. If I am talking about my non-current assets, so this is LED panel, right? This is also what, non-current assets, क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट क्या मिलना है, लंबे समय तक मिलना है, और मैंने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है, ठीक है? तो ये क्या है, मेरी नॉन करंट असेट्स। अगेन नॉन करंट असेट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉन करंट असेट्स को फिर दो पार्ट में क्या करा है, हमने डिवाइड किया है। नॉन करंट non-current assets, again divided in two parts: fixed tangible and fixed intangible, ठीक है? अब क्या करा हमने, नॉन करंट असेट्स को क्या बोला, फिक्स्ड टेंजिबल एंड फिक्स्ड इंटेंजिबल। टेंजिबल सभी को पता है, विच इज हैविंग सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, राइट? फिजिकल एग्जिस्टेंस के अलावा विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेंजिबल। जो दिखाई दे, जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब कौन सी असेट्स है, टेंजिबल। जस्ट थिंक अबाउट स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, स्कूल फर्नीचर, ठीक है, उसके अलावा एलईडी पैनल, बोर्ड, राइट, बसेस, फर्नीचर, ये सब कौन सी असेट्स है, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। अब फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट बेनिफिट तो मिलता है भाई उससे, ठीक है? मतलब वो बिजनेस में है तो सही और उससे बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन दिखाई नहीं देती है, वी कैन नॉट टच इट, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उसकी वजह से बिजनेस को फायदा तो हो रहा है, ठीक है? तो what type of fixed intangible assets are there? Like goodwill, patent, copyright, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता बट इट इज वेरी यूजफुल, ठीक है? ये सब कौन सी असेट्स है बेटा, फिक्स्ड intangible assets, the benefit of which will receive in more than one accounting period is called non current assets। और जिस जो दिखाई नहीं दे, ठीक है, intangible है, जो दिखाई दे वो tangible है। अगेन
पहले इतना डिस्कस कर लेते, फिर हम करंट असेट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट योर असेट्स. Assets are the properties, as we discussed. This is what property. Tangible assets or and the assets are economic resources of the intangible assets owned by an entity or the enterprises. They are the economic resources. कमाने का साधन है भाई, ठीक है। Just think about school without furniture, without table benches, you will not prefer to go, ठीक है। तो कमाने के लिए हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट किया, टेबल बेंचेस लगाई, आपके लिए बोर्ड लगाए, अदरवाइज यू विल नॉट इंटरेस्टेड टू कम टू स्कूल। तो ये क्या है, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस बेनिफिट एंड फ्यूचर, इसका फायदा हमको भविष्य में मिलना है, राइट। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो फिर आ रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो बेटा गार्ड बांध लो कि आना ही है। Assets is meant for economic benefit. In future is an assets. Examples mention है बेटा, as we have discussed. कोई राइटर की डेफिनेशन दे रखी है, no need to learn. फीचर्स की बात करें तो it should be own मतलब मेरा, प्रॉपर्टी होता है by the entity. It may be in the tangible form में हो सकती है, intangible हो सकती है, as I explained you. It should have value attached to it. इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है, which can be measured in terms of money. Assets can be classified into non-current assets, current assets, and fictitious assets. Non-current assets, देखो non-current assets are those assets which are held by an entity or enterprises not for resale. अभी बताया था, which is purchased but not for resale, ठीक है। आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट, या तो क्या होगा वो बिजनेस असेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइजेस नॉट मीन फॉर रीसेल। देखो उसको हाईलाइट कर रखा है मैंने, ठीक है, आप भी हाईलाइट कर लें। आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, या तो एज इन्वेस्टमेंट किया हो हमने, या फिर क्या होता है बिजनेस को चलाने में, बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। इन अदर वर्ड्स, दोज असेट्स आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिले नॉन करंट असेट्स से। एग्जांपल्स देख लो बेटा नॉन करंट असेट्स की। अब अगेन नॉन करंट असेट्स इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स non current assets of an entity which are held for the long term, that is with the purpose to carry its operation and or to increase its earning capacity. assets होती है क्यों, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। Again, fixed assets को classified किया into two parts, that is tangible assets and intangible assets. As we discussed, tangible assets having the physical existence होता है, और intangible assets do not have the physical existence, Some examples are given, go through the same, ठीक है। Now come to the current assets. Current assets क्या होता है? अब करंट असेट्स को हम कैसे समझें? करंट असेट्स मतलब विच कैन कन्वर्ट इन कैश within 12 months। मतलब ये वो असेट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month, ठीक है। मतलब इसका सीधा सीधा जो यदि हम कनेक्शन देखें तो वो कैसे कन्वर्टेड इनटू कैश। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका बिजनेस है, मोबाइल फोन का है ना, आपका जो भी मोबाइल फोन शॉप में रखा हुआ, दैट इज द स्टॉक ऑफ योर बिजनेस। ऑफकोर्स आपने उसको रखने के लिए नहीं खरीदा, उसको बेचने के लिए खरीदा है, तो स्टॉक क्या है, विल लेटर और सूनर विल कन्वर्ट इनटू कैश ना, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो कौन सी असेट्स है, करंट असेट्स है, ठीक है, और जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिलना हो, ठीक है। मतलब असेट्स बेनिफिट तो असेट से तो बेनिफिट तो वर्ड आने है, ठीक है। So the benefit of which will receive in the period of 12 months, that is called what, current assets, and that can be converted into cash is called what, current assets। तो अभी स्टॉक का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे क्या करा, मैंने गुड्स सोल्ड किया, मैंने गुड्स सोल्ड किया
गुड्स सोल्ड टू, चलो किसको गुड्स सोल्ड करे, कोई कार्टून कैरेक्टर बताओ। मोटू, किसको गुड्स सोल्ड किया, मोटू को गुड्स सोल्ड किया। और मोटू का नाम याद क्यों रखे, उधार बेचा है, ठीक है, गुड्स सोल्ड तो किया है, बट कौन सा सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है। वैसे भी नाम हम तभी याद रखते हैं जब उधारी हो, उसके अलावा तो हम कभी नाम याद नहीं रखेंगे। जस्ट थिंक अबाउट, आप पिज्जा खाने गए, कैश पे किया, कोई आपसे आपका नाम पूछेगा, नहीं नहीं वो, बट उधारी करोगे तो सबसे पहले नाम पता सब पूछ लेंगे भाई, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन हमने गुड्स सोल्ड किया मोटू को, उधार बेचा है, मान लो 3 महीने की क्रेडिट पे बेचा है, 3 मंथ्स क्रेडिट, हमने उसको कितने मंथ की क्रेडिट दिए, 3 मंथ्स क्रेडिट। 3 महीने तक हम मोटू की जान नहीं खाएंगे भाई, शब्दों का भी कुछ रोल होता है राइट। तो 3 महीने तक हम मोटू की जान नहीं खाएंगे, बट 3 महीने में मोटू क्या करना चाहिए, ये तो 3 महीने के अंदर या आफ्टर 3 मंथ्स ही हैज टू पे, मतलब मोटू विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो मोटू हमारी क्या है, असेट्स है, राइट, मोटू हमारी क्या हो गया, असेट्स। उसको अकाउंट्स की टर्म में हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, और डेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। मोटू हमारा देनदार हुआ कि नहीं, ठीक है। तो करंट असेट्स क्या होती है, which can convert in cash within 12 months is called what, current assets, ठीक है। Now go through the detail. Assets held for resale or conversion into cash, assets held for resale or conversion into cash, ठीक है। Current assets are the assets held by an entity or enterprises for the purpose of conversion them into कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में आप उसको क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे कैश में, दैट इज 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट, डेटर्स मोटू, हमारा मोटू, राइट। मोटू को हम तब तक याद रखेंगे जब तक वो हमें पैसे नहीं दे दे, मोटू तब तक हमारी असेट्स हैं। Debtors exist to convert them into cash, that is receives the amount from them. Bills receivable exist again for receiving cash against it, ठीक है। These are some examples of what, current assets. Now another important terminology, that is fictitious assets, also confusing, ठीक है, कि ये होता क्या है भाई। तो fictitious assets is neither tangible nor intangible, ये सेंटेंस तो याद कर लो, ना tangible है ना intangible है, तो फिर क्या है, तो these are the expenses। अब मैं डेफिनेशन बाद में समझाऊंगी, पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। fictitious assets ना तो क्या होते हैं, ना tangible assets है ना intangible assets है, तो फिर क्या है भाई, ठीक है। समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि fictitious assets क्या होता है। fictitious assets, see fictitious assets क्या, जैसे सपोज मैंने क्या करा, मेरे बिजनेस का क्या करना है, मुझे प्रमोशन करना है, एंड मैंने बिजनेस के प्रमोशन के लिए कौन सा वे चूज किया, मान लो प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर चूज किया कि आई वांट टू एडवर्टाइज माय मतलब बिजनेस ऑन द फ्रंट पेज ऑफ दैनिक भास्कर। अब दैनिक भास्कर पे मैं चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस का क्या हो, प्रमोशन हो। इन दैट सिचुएशन क्या दैनिक भास्कर मुझसे थोड़ा सा ही अमाउंट लेगा कि बहुत लेगा, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होगा, मान लो 10 लाख रुपए। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है मेरा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मान लो कितना है, 10 लाख रुपए, ठीक है। बट मैं आज 10 लाख रुपए खर्च तो कर रही हूँ भाई, लेकिन मैं ये सोच के कर रही हूँ आज 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, लेकिन मुझे इसका फायदा अगले 5 सालों तक तो मिलना है। जस्ट थिंक अबाउट सम एडवर्टीजमेंट्स विच आर प्ले ऑन टेलीविजन, ठीक है। वो बहुत पुराने पुराने एडवर्टाइज भी आते हैं, दोज मतलब किन्होंने लाइक शूट किए, मतलब हु इज द सेलिब्रिटी, लाइक ऐश्वर्या रॉय, अमिताभ बच्चन, या और कोई सेलिब्रिटी, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, जिन्होंने भी एडवर्टाइज करवाया, जो भी कंपनी है, उन्होंने कितना अमाउंट दिया होगा, करोड़ ऑफ रुपीज, राइट। करोड़ों रुपए देके उन्होंने क्या करा होगा, उस समय पब्लिसिटी मिल गई उनको, राइट, उनके बिजनेस को नाम मिल गया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेलिब्रिटीज, ठीक है। बट वो एडवर्टाइज आज भी प्ले होते हैं ऑन द टेलीविजन,
ठीक है, मतलब उसका बेनिफिट उनको तो आज भी मिल रहा है ना उस कंपनीज को, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट द लॉरियल, हाँ ठीक है, लॉरियल शैम्पू दैट इज लाइक डन बाय ऐश्वर्या रॉय, ठीक है। तो ऐश्वर्या रॉय दिख रही है जो कि कई सालों पहले क्या हुआ था, शूट हुआ होगा, राइट, बट इट इज यूज राइट नाउ ऑल्सो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि चलो 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बट इसका बेनिफिट मुझे कितने सालों तक मिलना है, 5 years, 5 सालों तक बेनिफिट, क्या बात कर रहे हैं, बेनिफिट, बेनिफिट है तो असेट्स है या नहीं, यस है। अब अकॉर्डिंगली तो मेरा हर साल का एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरा खर्च होना चाहिए। तो व्हाट अबाउट 8 लाख, तो वो जो 8 लाख रुपए बचे हैं वो क्या है, मेरा फिक्टिशियस असेट्स, क्या है बेटा, फिक्टिशियस असेट्स। फिर अगले साल में क्या करूंगी, 2 लाख तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, 8 लाख रुपए मेरे क्या हो जाएंगे, fictitious assets, ठीक है। अगेन आई विल राइट 2 लाख इन द नेक्स्ट ईयर्स, तो मेरी fictitious assets कितनी हो जाएगी, 6 लाख। अगेन आई विल राइट ऑफ 2 लाख, then my fictitious assets become 4 लाख, अगेन 2 लाख, तो अब कितनी बचेगी फिक्टिशियस असेट्स, 2 लाख, फिर 2 लाख। तो ऐसे करके 5 सालों में ये फिक्टिशियस असेट्स क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं, फिक्टिशियस असेट्स आर नीदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल, तो फिर क्या है, these are the expenses or losses which are write off in more than one accounting period, write off मतलब close, जो कि क्या किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं एक से ज्यादा सालों में, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, फिक्टिशियस असेट्स। नाउ गो थ्रू द डेफिनेशन। Assets, fictitious assets are the assets that are neither tangible nor intangible assets. They are expenses or losses not written off in the same year. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, which are write off in more than one accounting period, meaning is same. Which they are incurred but are written off in more than one accounting period. Incurred तो हो गए, 10 लाख तो मुझे आज ही खर्च करना पड़ रहे भाई, incurred हो गए, ठीक है। बट रिटर्न ऑफ कैसे होंगे, 2-2 लाख रुपए करके, ठीक है। An example of fictitious assets is deferred revenue expenditures. ये 10 लाख रुपए जो है वो deferred revenue expenditure है। deferred का मतलब होता है फ्यूचर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। So this is the example of deferred fictitious assets, that is deferred revenue expenditure. Now the next one is receipt. अब receipts क्या होती हैं, यहाँ पे वर्ड याद रखो, अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, मिलना बाकी है, और रिसीव्ड मतलब मिल चुका है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अब रिसिप्ट्स को भी क्या करा है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज व्हाट, रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। अब रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, विच इज हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हो, नंबर ऑफ टाइम हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू रिसिट, ठीक है। तो इट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल इन व्हाट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑफ व्हाट, रैकरिंग नेचर। रैकरिंग मतलब रिपीटेड, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू रिसिट। अब कैपिटल रिसिट मतलब जो कभी कभी हो, कभी कभी, ठीक है। तो कैपिटल रिसिट्स विच इज नॉट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका अपोजिट बोल दो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल रिसिट। एग्जाम्पल, पहले रेवेन्यू रिसिट का एग्जाम्पल समझते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द रेवेन्यू रिसिट ऑफ योर स्कूल। ऑफ कोर्स फीस, आपसे फीस क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में रिसीव की जाती है। तो वो जो अमाउंट है जो मिल चुका है या मिलने वाला है, ड्यू भी तो होता है सम टाइम, ठीक है।
तो जो अमाउंट रिसीव्ड हो गया या रिसीवेबल है दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू रिसिट। क्या बोलेंगे हम उसको, रेवेन्यू रिसिट। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यदि मैं बात करूं मेरी कोचिंग क्लास की, तो मेरा रेवेन्यू रिसिट क्या होगा, वॉट एवर द फीस रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू रिसिट। या फिर क्या कर रहे हैं हम, बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट मिल चुका है या मिलने वाला है, दैट इज ऑल्सो रिसिट। मिल चुका है या मिलने वाला है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, रिसिट, ठीक है। अब कैपिटल रिसिट्स क्या होता है, जो कभी कभी हो, मतलब पैसे मिलना तो है, मिल चुके हैं या मिलना बाकी है, होना तो है राइट, बट कभी कभी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल रिसिट। जैसे सपोज स्कूल का फर्नीचर खराब हो गया तो उसको सेल कर दिया, अब उससे जो पैसे मिलने वाले हैं वो कौन सी रिसिट है, कैपिटल रिसिट। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आपने क्या करा, फिक्स्ड असेट्स को सेल कर दिया, क्या रोज स्कूल का फर्नीचर उठा के बेच देंगे क्या, नहीं, ठीक है। हाँ, यदि आपकी फर्नीचर की दुकान है और आप फर्नीचर बेच रहे हो तो वो रेवेन्यू रिसिट है, ठीक है, फिर वो कैपिटल रिसिट नहीं है। बट आपके बिजनेस में कोई फर्नीचर आप यूज कर रहे हो दैट इज फॉर द बिजनेस पर्पस, फिक्स्ड एसेट्स, और फिर उसको बेच रहे हो तो वो क्या है, कैपिटल रिसिट। यू हैव टू मेक द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द टू। ये रेवेन्यू रिसिट्स कैसे आएगी, लाइक सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सोल्ड करोगे तो, जैसे हमारी मोबाइल फोन की दुकान है ना, ठीक है, मोबाइल फोन सेल करोगे या तो उधार में बेचोगे या कैश में बेचोगे, कैश में बेचोगे तो रिसीव्ड हो जाएगा, उधार बेचोगे तो रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, these are the example of what, revenue receipt, and this is the example of what, capital receipt। जो कभी कभी हो वो कैपिटल, जो नंबर ऑफ टाइम हो वो रेवेन्यू। रैकरिंग, रिपीट, कैपिटल, कभी कभी, ऐसे याद रखो, ठीक है। नाउ गो थ्रू द डिटेल। Receipts are characterized into revenue receipts and the capital receipts. It is the amount received in the normal course of business. Look at your bit of normal course of business or from the use of business resources. अभी बोला ना, business resources को use कर रहे हैं, जैसे suppose business के पास cash है, आपने क्या करा, किसी को उधार दे दिया या ब्याज पे दे दिया, ठीक है, या फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या रिसीवेबल है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू रिसिट। The amount received from the sale of goods and or rendering of services, स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फॉर देम दिस इज व्हाट, फीस, रेवेन्यू रिसिट। फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, देखो बेटा यहाँ पे व्हाट लिखा है, रिसीव्ड और receivables against sale of goods or rendering of services as revenue receipt. Similarly, interest received or receivable on fixed deposit in a bank is a revenue receipt. Capital receipts क्या होता है, कैपिटल रिसिट्स इज द रिसिट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिट्स। सबसे आसान डेफिनेशन है, जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है, फाइन। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ द रेवेन्यू नेचर, अब पैसे मिलने तो वाले हैं या मिल चुके हैं लेकिन नॉट फ्रॉम द रेवेन्यू नेचर, दैट इज कैपिटल। तो एग्जाम्पल क्या है, लाइक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ओनर। अब ओनर रोज तो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, रोज तो कैपिटल नहीं लगाएगा ना, तो बिजनेस को कैश जो रिसीव्ड हुआ है वो कौन सा रिसिट है, कैपिटल रिसिट। लोन भी अप्रोच नहीं लोगे तो लोन फ्रॉम द बैंक एक्सेट्रा, ठीक है। दे ईदर इंक्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस द असेट्स। देखो लाइबिलिटी बढ़ेगी या असेट्स रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल असेट्स। जैसे आपने फर्नीचर बेच दिया तो असेट्स रिड्यूस हो गई, ठीक है। आपने क्या करा, लोन ले लिया तो लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। पर लोन लेना, असेट्स बेचना रोज का काम नहीं है, कभी कभी का है, कभी कभी का है तो कैपिटल नेचर, fine। So this is the receipts। Now the next terminology is expenditure। अब expenditure जैसे रिसिट है वैसे ही क्या है, एक्सपेंडिचर है। अमाउंट पेड और पेबल, पेड और उसमें हमने क्या लिखा था, रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर मतलब पेड और
पेबल, ठीक है, या तो पे कर चुके हो या पे करना बाकी है, दैट इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। पेबल मतलब उधार, राइट, उधार खरीदा है या उधार कुछ किया है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, पेबल, ठीक है। अगेन एक्सपेंडिचर्स को क्या करा है, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, second is capital expenditure, and third is deferred revenue expenditure, ठीक है। तीन तरह से क्या करा है, एक्सपेंडिचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। रेवेन्यू, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर्स कौन सा, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, पेड और पेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। Think about the revenue expenditure of your school, like salary of teachers, like rent of building, like electricity expenses, like और क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लाइक चौक खरीदना, ठीक है, बुक्स वगैरह, ये सब कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज क्लियर विच हैपेंस नंबर ऑफ टाइम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रेकरिंग नेचर, रिपीटेड, ठीक है। परचेस ऑफ गुड्स, वो भी क्या है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कभी कभी हो, जैसे आप, मैंने ये एलईडी पैनल खरीदा, रोज खरीदूंगी क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेरे लिए तो खर्च है ना, पर कौन से नेचर का है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो लाइक फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, परचेस ऑफ फिक्स्ड assets which is not meant for resale, ठीक है, जो कि रीसेल के पर्पस के लिए नहीं है, तो दैट इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, 10 लाख रुपए खर्च किए थे एडवर्टाइज में, और उसका बेनिफिट कितने सालों तक मिलना था, 5 सालों तक। तो ये जो 10 लाख रुपए है ना, वो क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बट write off in more than one accounting period, या we can say the benefit of which will receive in more than one accounting period, जिसका बेनिफिट क्या हो, कई सालों तक मिलना हो, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड मतलब फ्यूचर। चलो, नाउ गो थ्रू द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड। मैंने क्या बोला, पेड और पेबल मीनिंग इज सेम। स्पेंड मतलब खर्च कर चुके हो, और लाइबिलिटी इनकर्ड मतलब पेबल, पे करना बाकी है, ठीक है। तो यू कैन रिप्लेस स्पेंड और लाइबिलिटी विथ पेड और पेबल, आप रिप्लेस कर सकते हो। For purchase of assets, goods or availing services, expenditures may be categorized as a capital expenditures, assets, amount spent or liability incurred for purchasing assets, assets खरीदने के लिए आपने खर्च किया, capital expenditure है। It is an expenditures incurred to purchase fixed assets, fixed assets को खरीदने के लिए खर्च किया, या improving their existing fixed assets। समटाइम क्या होता है, कुछ अटैचमेंट वगैरह लगाना होता है ऑलरेडी जो फिक्स्ड एसेट्स है, तो हम उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो कम्स इनटू द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। हमने नॉन करंट एसेट्स पढ़ा था, वो ही क्या एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट इज विल गिव बेनिफिट ऑफ द एंड्यूरिंग नेचर, एंड्यूरिंग मतलब लंबे समय तक। इट मे बी इनकर्ड टू परचेज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, हम दोनों एसेट्स खरीद सकते हैं। एग्जांपल आप लोग देख लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जनरली कहाँ पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन किया जाता है। नाउ कम टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड, पेड और पेबल भी लिख सकते हो, फॉर परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्च कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कमाने के लिए जो खर्च कर रहे हो, राइट, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। जैसे आप, आपकी दुकान मोबाइल फोन की हो, आप मोबाइल परचेस नहीं करोगे तो सेल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, राइट।
यदि सपोज मैंने सपोज आई एम रनिंग क्लास, ठीक है, बट मैं चौक नहीं खरीदूं, बुक्स नहीं खरीदूं, तो मैं रेवेन्यू अर्न कर पाऊंगी क्या? नहीं, ठीक है। बच्चों को बिठा के रखने से तो कुछ नहीं होगा। तो अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेसिंग ऑफ द गुड्स, गुड्स खरीद रहे हो, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और सर्विसेज टेकन टू अर्न द रेवेन्यू, या सर्विसेज ले रहे हो ताकि रेवेन्यू अर्न कर सके। जैसे स्कूल में यदि टीचर्स को अपॉइंट ही नहीं करें, तो टीचर्स को जो सैलरी दे रहे हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? रेवेन्यू मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो revenue expenditure is the expenditure incurred the benefit of which is consumed, most important, जिसका बेनिफिट क्या होता है? विद इन द सेम ईयर क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है। द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द रेवेन्यू और द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड, गुड्स क्या करा आपने? सोल्ड किए हैं, जिसकी कॉस्ट 10,000 है, तो 10,000 इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 10,000 क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अनदर एग्जाम्पल इज द स्टाफ इज पेड सैलरी ऑफ ₹20,000, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो सैलरी पे करोगे उसका बेनिफिट आपको सेम ईयर में मिल जाएगा। Other example of the revenue expenditures are the rent, electricity expenses, telephone expenses, etc. Revenue expenditure is transferred to the debit of trading and profit and loss account. ठीक है, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप डेबिट याद रखना, एक्सपेंसेस वगैरह कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड आती है। दैट वी विल डिस्कस इन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। In case of the proprietorship or partnership enterprises and in the expenses part of the statement of profit and loss account, कंपनी के फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बाकी क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वो एक्सपेंसेस के फॉर्म में आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वी डिस्कस्ड इन द फिक्टिशियस असेट्स, वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर द एक्सपेंसेस ऑफ द रेवेन्यू नेचर्स रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, जो कि रिटर्न ऑफ क्या किए जाते हैं? एक से ज्यादा साल में रिटर्न ऑफ किए जाते हैं। डेफर्ड मतलब फ्यूचर। Deferred revenue expenditure is a revenue expenditures in the nature but is written off to the profit and loss account in more than one accounting period, because it is estimated that the benefit of the expenditures will avail in more than one financial year. 10 लाख रुपए खर्च किए थे, 5 साल उम्मीद कर रहे हैं कि फायदा मिलेगा, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। Yes, dear student, that's all for today. Tomorrow we will continue the same chapter and we'll try to complete this chapter. जितना आज पढ़ा है आज उसको आज ही पढ़ लें, ठीक है। और उसको एक बार बुक से भी पढ़ लें, आपके यहाँ पे लिखे हुए नोट्स गिवन है। रेफर दिस वन ऑल्सो सो दैट इट विल हेल्प्स यू लॉट। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द टर्मिनोलॉजी इज, ठीक है। एंड इट विल हेल्प्स यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स। एंड आई रियली से कि आपको अकाउंट्स पढ़ने में मजा आएगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ओके, so goodbye, stay connected, stay tuned, see you tomorrow.